सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय महेश में। नाम है। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग सेकंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का वीडियो लेकर आए हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में, और ये स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई। तो इसरो की स्थापना किसने की है? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना कब की? 1962 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय वर्तमान में बेंगलुरु कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। और इसका प्रक्षेपण कब हुआ? तो 1975 में, और इसकी तारीख थी 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल 1975 में इसका प्रक्षेपण हुआ। 19 अप्रैल 1975 में, और ये सोवियत रॉकेट की सहायता से भेजा गया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति मैत्री संयोग हेतु भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 9 अगस्त 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक जो है वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये 18 मई 1976 में। तो 18 मई 1976 में भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया था, और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और ये परमाणु परीक्षण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किया गया। PL 480 किस देश में बना कानून है? PL 480 जो ये अमेरिका में बना कानून है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PL 480 किस देश में बना कानून है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो इसका आंसर होगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आनंद गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1965। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2017-18 में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन कितनी रही? तो इसका आंसर होगा 374। तो 374 ग्राम रही। 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर है 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट है, प्रीविपर्स को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया? तो प्रीविपर्स जो है देशी रियासत के जो राजा थे उनको जो सुविधा हेतु जो सुविधाएं आर्थिक सुविधा हेतु जो उपलब्ध किए गए थे कानून, उसको 26वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया इंदिरा गांधी जी के समय। तो ये भी इंदिरा गांधी जी के समय प्रीविपर्स कानून को हमेशा के लिए समाप्त किया गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते इसमें, शिमला समझौता कब व किन किन के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो भारत में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उधर पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो था। थर्ड क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो ये 18 मई 1974 में भारत ने जो पोखरण जैसलमेर में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी के समय, उसे कूट नाम जो दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा था। तो स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण भारत में किया गया पहला। बार्क क्या है? तो बार्क BARC। तो B से है भाभा, A से है एटॉमिक, R से है रिसर्च, और फिर है सेंटर। तो भाभा परमाणु जो अनुसंधान सेंटर पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PL
480 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो PL 480 अमेरिका में बनाए गए कानून है और इस कानून के तहत जो अमेरिकी भोजन का उपयोग विदेशी सहायता के लिए किया जा सकता है। तो विदेशी सहायता के लिए इस भोजन का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये 1960-61 में चलाया गया था और इस कार्यक्रम के तहत जो किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार उपलब्ध करवाना था। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना, बीज, खाद और औजार उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, अमूल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमूल क्या है? तो ये गुजरात के आनंद में स्थित एक डेयरी है जिसकी स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई और वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो श्वेत क्रांति के जनक है वो वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है, सेवा शब्द का जो विस्तार से लिखना है, सेवा शब्द SEWA, तो एस सेल्फ, ई से एम्प्लॉयमेंट, W से वुमेन और एसोसिएशन, तो इसका पूरा नाम है ये। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो श्वेत क्रांति ये दुग्ध के तीव्र उत्पादन या दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और इससे संबंधित एक प्रोग्राम 1970 में चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रीपेपर्स को किस प्रधानमंत्री के समय बंद किया गया? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी के समय 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको बंद किया गया। भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखी है। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है वो देखते इसमें देखो, हरित क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत 1966-67 में मैक्सिको में हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति मैक्सिको देश से स्टार्ट हुई है और इसके जनक मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। और सबसे ज़्यादा इस क्रांति के बाद में भारत में किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो गेहूँ। तो गेहूँ की वृद्धि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड के बाद, ऑपरेशन फ्लड इसके बारे में अपन देख चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और ये ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था ये 1970 में चलाया गया था। नेक्स्ट है, प्रीपेपर्स क्या था? तो ये भी अपन देख चुके हैं। प्रीपेपर्स जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 565 जो रियासतें थी और इन्हीं रियासतों का एकीकरण किया गया। तो यहाँ के जो शासकों को सरकार के द्वारा कुछ रियासतें दी गई तो उन्हीं को प्रीपेपर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रीपेपर्स को जो समाप्ति कैसे हुई थी? तो ये समाप्ति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो 26वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया जो 1971 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, स्माइलिंग बुद्धा, ये मैंने बताई है आपको। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो भारत में किया गया पहला परमाणु परीक्षण है जिसको पोखरण फर्स्ट भी कह सकते हो। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था 18 मई 1976 में। जहाँ PL 480 का कानून भी देख सकते हो। PL 480 जो कानून है वो अमेरिका का कानून है और इस कानून के तहत जो अमेरिकी भोजन का उपयोग विदेशी सहायता के लिए भी किया जा सकता है। और भारत PL 480 योजना के तहत 1956 में अमेरिका से आयात करना शुरू किया था। तो कब से किया था? 1956 से। नेक्स्ट है, इसमें गहन कृषि कार्यक्रम जिला कार्यक्रम आप देख चुके हैं। 1960-61 में प्रारंभ हुआ था और इस कानून का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध करवाना। श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एक पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति, तो देखो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और ये दुग्ध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है। तो दूध के जो उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है। जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और इसी 1970 में जो ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था। ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब चलाया गया था? 1970 में। और इस कार्यक्रम के तहत सरकारी दूध उत्पादकों का उत्पादन और विपणन में एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। तो इस प्रकार ग्रामीण लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।
और आमदनी में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, यहाँ पर सेवा से संबंधित सेवा क्या है, तो ये सेल्फ इन्वेंट वुमेन एसोसिएशन यानी महिला शक्ति को बढ़ाने हेतु जो दूध नदी अभियान चलाया गया था, दूध नदी अभियान, तो इसके तहत महिला जो डेयरी सहकारी समितियों की भी स्थापना की गई, तो ये सेवा है। नेक्स्ट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, तो बैंक यानी 19 जुलाई 1969 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किसके समय हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय। और यहाँ से क्वेश्चन, ये भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के पक्ष में इंदिरा गांधी जी ने जो तर्क दिए थे वो क्या थे, तो एक तो है बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण को समाप्त करना, भाई बैंकों पर जो थोड़े लोगों का नियंत्रण उसको समाप्त करना, कृषि कार्य, लघु उद्योगों, निर्यात आधारित व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में साख ऋण उपलब्ध करवाना, बैंक प्रबंधन को पेशेवर रूप देना और उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करना और पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ साथ बैंक कर्मचारियों को सेवा की उचित शर्तें प्रदान करना। तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित इंदिरा गांधी जी के क्या विचार थे, तो ये प्रमुख विचार थे। नेक्स्ट है, पेपर्स ये अपन देख चुके हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये 562 या लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था ब्रिटिश, और इन्हीं रियासतों के राजाओं को कुछ सुविधाएं दी गई थी, जैसे उनका जो खजाना, महल, किले उनके अधिकार में रह गए थे, ये नहीं उनके केंद्रीय आयात तो शुल्क भी नहीं देने पड़ते थे, तो ऐसी सुविधा को ही प्रीफर्स कहा गया है और इसको समाप्त किया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो ये सेकंड लेसन में चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी जो कानून था उसको किस संविधान संशोधन अधिनियम से है, तो ये है मैं 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल विरोधी कानून जो बनाए गए, दल बदल विरोधी कानून, तो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय, तो राजीव गांधी जी के समय कानून बना था। तो दल बदल कानून कब बना था, राजीव गांधी जी के समय 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत। सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी, तो इसकी है 18 वर्ष। तो 61वें संविधान संशोधन से पहले जो मतदान करने की आयु थी वो थी 21 वर्ष, और इसको घटाकर फिर 18 वर्ष किया गया। तो 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1988, और ये भी राजीव गांधी जी के समय हुआ। तो राजीव गांधी जी थे उस समय प्रधानमंत्री। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया, तो इसका आंसर होगा, शिक्षा को जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। और राज्य सूची में जो कानून सिर्फ राज्य बनाती है और समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती है। तो समवर्ती सूची का विषय इसको कब बनाया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का, और इसको किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू कब स्थापित हुआ, तो इसका आंसर है 1985 में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो सैम पित्रोदा का। भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर है 1997 में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण की स्थापना की गई। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो वो है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन के द्वारा इसकी स्थापना, ईमेल का आविष्कार। क्वेश्चन है,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हो? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाई गई, और इसी नीति के तहत देश के जो प्राथमिक विद्यालयों की, देश में जो प्राथमिक विद्यालय थे उनकी दशा को सुधारने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था उसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के रूप में जाना जाता है। तो प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए जो अभियान चलाया गया उसे क्या कहा गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1986 शिक्षा नीति के तहत। फिर है अनौपचारिक शिक्षा के बारे में क्या अभिप्राय है? तो अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अनौपचारिक शिक्षा ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है, या जो काम में लगे हैं, या वे लड़कियां जो दिन में स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, तो इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इनके लिए जो चलाया गया कार्यक्रम था वो अनौपचारिक शिक्षा, और ये भी 1986 शिक्षा नीति के तहत ही प्रारंभ हुआ। तो ये आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से हैं कि जो प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए जो अभियान चलाए गए वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और जो विद्यालय में जो बच्चे लगातार नहीं आ पा रहे हैं या कई जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर विद्यालय नहीं है, तो इस स्थानों पर उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इन दोनों के जो आंसर है वो देखेंगे हम। सूचना राजपथ, देखो इसमें इंटरनेट, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट का जो अर्थ है परस्पर जुड़ा हुआ जाल तंत्र, जिसमें सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय महाजाल कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे को उपलब्ध होते हैं, इसे हम सूचना राजपथ भी कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है। और ऐसे, और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, 1970 में जो ईमेल है इसकी शुरुआत हुई थी। तो ईमेल की शुरुआत कब हुई है? 1970 में। और संचार जगत में क्रांति की शुरुआत लाई ईमेल ने। ईमेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा किया गया। तो ये ईमेल का आविष्कार किया गया। और यहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वीसी है वो क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वीसी है ये भी इंटरनेट की सहायता से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वीसी होती है, और ये कम खर्चीली है, इसमें समय की बचत भी होती है, और इसके द्वारा देश विदेश के अलग अलग जगह बैठे कई व्यक्ति सर्वदृश्य यानी एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सर्वदृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई जो गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है? तो ई गवर्नेंस जो राज्य व नागरिकों के बीच में एक इंटरफेस है। और 1990 के दशक में, जो 1990 है, 1990 के दशक में केंद्रीय जो प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्यों और नागरिकों के लिए बीच में एक इंटरफेस के रूप में ई गवर्नेंस के उपयोग की सिफारिश की थी। और इस जो मेन जो इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के द्वारा जो उद्देश्य है कि जो नागरिक हैं, नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो लोक सेवाओं की डिलीवरी गति, विश्वसनीयता, सुगमता, पारदर्शिता आदि को बढ़ाना है। तो ई गवर्नेंस क्या है? ये 1990 के दशक में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सी डॉट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सी डॉट के बारे में क्या जानते हैं? भारत सरकार का दूरसंचार तकनीकी विकास केंद्र, भारत सरकार का दूरसंचार तकनीकी विकास केंद्र है सी डॉट, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो सी डॉट क्या है? ये भारत सरकार द्वारा जो दूरसंचार तकनीकी का विकास केंद्र है जिसकी स्थापना 1984 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण सेकंड से क्या आशय है? तो पोखरण सेकंड या पोखरण फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ है, तो पोखरण सेकंड 11 व 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे। और ये परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ, और इसका कूटनीति जो नाम रखा था वो ऑपरेशन शक्ति। लेकिन पोखरण फर्स्ट का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था, जो इंदिरा गांधी के समय हुआ। कारगिल जो विजय दिवस है
वो कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और 26 जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था, और इसी विजय की खुशी में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के बारे में क्या जानते हैं? तो उदारीकरण के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है, उदारीकरण है क्या? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय जो उनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह के द्वारा, तो ये उदारीकरण की नीति लाई गई थी। है क्या ये उदारीकरण? तो देखो इसमें उदारीकरण, इसमें आप उदारीकरण जो नीति है एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश का व्यवसाय एवं उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंध, जो व्यवसाय है या उद्योग है इन पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी व उद्यमियों को कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। और इसी उदारीकरण के तहत जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिन पर लाइसेंस प्रणाली लागू है। तो इस प्रकार उदारीकरण जो मेन है ये व्यवसाय और उद्योगों पर लगने वाली प्रतिबंधों को कम करता है, जिससे व्यवसायी और उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। तो ये नीति प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई। नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो कावेरी नदी जो है जल विवाद, उस पर टिप्पणी करनी है। कावेरी नदी, इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से जो जल विवाद है ये 3 राज्यों में था, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक। तो दक्षिणी भारत की 3 राज्य केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच में ये कावेरी नदी जल विवाद था। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य प्रावधानों के सार लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत में बनाई गई दूसरी शिक्षा नीति थी। तो भारत में बनाई गई दूसरी शिक्षा नीति 1986 थी, और पहली शिक्षा नीति तो 1968 में बनी थी। तो भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति 1986। और 1986 जो शिक्षा नीति थी वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय बनाई गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी के समय बनी थी, यह जनवरी 1985 में। इस जो शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का जो मुख्य अर्थ था कि सबके लिए शिक्षा, इसका जो था कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी के लिए शिक्षा, और इसी शिक्षा की बुनियादी जो विकास के लिए शिक्षा नीति का जो मुख्य प्रावधान रखा गया। और राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी नई जो 1986 बनी है, इसका जो मूल मंत्र था वो था कि एक निश्चित स्तर पर हर एक शिक्षार्थी जो विद्यार्थी है को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध करवाना। भारत में विभिन्न देशों में जो शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है, और यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को संजोया है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सुदृढ़ हो सके। तो ये इस शिक्षा नीति के जो मूल मंत्र हैं, और इसी शिक्षा नीति के तहत जो 1961 में सैनिक विद्यालय और 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना है। तो शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय किस संविधान संशोधन के तहत बनी थी? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो नेक्स्ट है इसमें शिक्षा नीति जो 1986 से 1996 तक, यहाँ पर 25 सितंबर 1985 में शिक्षा मंत्रालय का जो नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। तो शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। और वेरी इंपॉर्टेंट, नई शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के प्रत्येक स्तर आयाम को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। अब शिक्षा को पुनर्गठन करना, जैसे इसमें इस नीति के तहत शिशुओं की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान, यानी जैसे छोटे बच्चों के लिए बाल केंद्रित, यानी ये शिक्षा नीति पूरी तरह से बाल केंद्रित थी। और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा इसमें। इसके अलावा बाल केंद्रित दृष्टिकोण, तो इसमें बताई दिया बालक को लेकर बाल केंद्रित शिक्षा नीति आधारित थी। और विद्यालय में सुविधाएं से संबंधित इसी शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कार्यक्रम चलाए गए। अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये सब 1986 शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर है 2005। तो देखो अधिनियम,
यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना था 2005 में, लेकिन ये प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को। तो 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी, 2 फरवरी 2006, और अधिनियम कब बना है? 2005। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये? 12 अक्टूबर 2005 को। तो 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है? किसी जो व्यक्ति है उसके जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी होती है? तो इसका आंसर होगा 48 घंटे में। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया? यानी शिक्षा का जो अधिकार है उसको एक व्यक्ति का मूल अधिकार बना दिया गया है। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार, व्यक्ति का मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो शिक्षा का अधिकार है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये अनुच्छेद 21 के में, तो अनुच्छेद 21 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के तहत बालक तथा प्रारंभिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो देखो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक, यानी बालक से अर्थ इसमें बालक से भाई 6 से 14 वर्ष तक की आयु के कोई भी बालक या बालिका हो उसको बालक की श्रेणी में माना जाएगा। और ऐसे ही प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री शिक्षा मानी जाती है। तो पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, और 6 से 14 वर्ष तक के कोई भी बालक या बालिका को बालक की श्रेणी में माना गया। नेक्स्ट है, आरटी अधिनियम 2009 के तहत माता पिता और संरक्षक से क्या कर्तव्य निर्धारित है? तो आरटी के तहत जो माता पिता के कर्तव्य है कि वह अपने आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा में अपने यथास्थिति बालक या प्रतिभागी का प्रवेश करे या करवाए, यानी जो उसके पास बालक या बालिका जो भी है उसको वहाँ प्रवेश करवाए आसपास के विद्यालय, यह उसके माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, इसमें जीएसटी या वस्तु सेवा क्या है? तो जीएसटी वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु सेवा कर या जीएसटी क्या है? तो इसका आंसर है जीएसटी या वस्तु सेवा कर। तो जीएसटी या वस्तु सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष करारोपण के मामले में भारत में एक नए युग की शुरुआत 1 जुलाई 2017 उस समय हुई जब वस्तु एवं सेवाओं के विभिन्न प्रकार की करों के स्थान पर एकल गुड्स सर्विस टैक्स, तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। और ये जीएसटी प्रोसेसिंग अपनाई गई 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो इसके तहत यानी पूरे देश में एकल कर व्यवस्था के अधीन आ गया और अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न कर तथा करों की दरों को अंतर को समाप्त कर दिया। जीएसटी से पहले जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, अब पूरे देश में एकल टैक्स व्यवस्था लागू हुई। तो पूरे देश में एकल टैक्स व्यवस्था लागू हुई और अलग अलग जो कर व्यवस्था थी अन्य राज्यों में उसको समाप्त किया गया। तो ये मोदी सरकार द्वारा 122वें संविधान संशोधन विधेयक 8 सितंबर 2016 को पारित करवाया तथा इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत जो 101 बार जो संविधान संशोधन हुआ था उसी अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। और पहले सरकार इसे 1 अप्रैल 2017 में लागू करना चाहती थी, किंतु अंत में 1 जुलाई 2017 में इस अधिनियम को लागू किया गया। तो जीएसटी का जो कानून था वो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, और ये पूरे देश में एकल जो कर व्यवस्था को लागू करवाता है। जीएसटी लागू होने से पूरा देश में एक ही कर यानी एक ही कर दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया और अनेक आवश्यक वस्तुओं को कर से मुक्त श्रेणी में रखा गया है। इससे अलग अलग वस्तुओं के बाजार मूल्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और अधिकांश वस्तुएं पहले से सस्ती का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जीएसटी से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी कीजिए। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 को, तो 2 अक्टूबर 2014 को मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जो महात्मा गांधी जयंती पर प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, क्या नोटबंदी अपने उद्देश्यों में सफल रही? टिप्पणी कीजिए। तो जो नोटबंदी करवाई गई थी वो अपने उद्देश्यों में सफल रही, इस पर टिप्पणी करना है आपको। इसका आंसर है नोटबंदी, जिसको विमुद्रीकरण भी कहा गया है कि जाली
जो भारतीय करेंसी नोटों के जरिए आतंकी गतिविधियों में के वित्तीयन और हथियारों, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी जैसी जाली करेंसी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के साथ साथ देश में व्यापक काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने जो 500 रुपये व 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण नवंबर 2016 में किया तथा 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि के पश्चात इससे नोट यानी मुद्रा में चलन में नहीं रहे। तो नोटबंदी कब की गई? 8 नवंबर 2016 को। और नोटबंदी करने के पीछे मेन उद्देश्य जो सरकार के थे वो क्या थे? जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक तो जो भारत में जाली नोट या भारतीय जो जाली करेंसी नकली नोट जो रनिंग में थे उनको समाप्त करना, आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जा रही थी उनको रोकना, हथियारों, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी में जाली करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था उनको रोकना। तो इसका मेन उद्देश्य था। और इस करेंसी के तहत 500 रुपये और 1000 रुपये वाली जो करेंसी नोट है इनको नोटबंदी की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उपयोगिता का विवेचन करते हुए इसकी क्रियान्वित चुनौती। सूचना के अधिकार से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। इसके आंसर देखते हैं। सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। तो सूचना अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 15 जून 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के समय ये इस अधिनियम को पारित किया गया। तो इसमें ये 12 अक्टूबर 2005 में ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना और इस अधिनियम को यानी कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सूचना का अधिकार लागू करवाने में मुख्य भूमिका अरुणा राय ने भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। सूचना का अधिकार आंदोलन का जो सफल नेतृत्व करते हुए किया। और इस आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान राज्य स्थित भीम तहसील के एक छोटे से गांव देवडुंगरी से हुआ था। सूचना का अधिकार अर्थ क्या है? सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार के तहत भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में प्रत्येक लोक अधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में होने वाले कार्यों की सूचना एवं पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों को सूचना के अधिकार की व्यापक व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग गठित करने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार ये सूचना का अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों का सुधार कौन सा सुधार संसदा का सुधार की श्रेणी में शामिल नहीं है? भारत में भूमि सुधारों में से कौन सा सुधार संसदागत सुधारों की श्रेणी में शामिल नहीं है? बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान करना, भूमि पर हटबंदी या हरित क्रांति। तो इसमें हरित क्रांति नहीं आएगी। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो पहला भूमिदान जो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो इसका आंसर होगा IRDP को। 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई थी। ये कौन सी योजना थी? तो SGSY। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो देखो मनरेगा का शुभारंभ हुआ था 2006 में, यानी 2 अक्टूबर 2006 में ये मनरेगा जो प्रारंभ हुई थी आंध्र प्रदेश से। लेकिन अधिनियम बना था 2005 में। अधिनियम कब बना है? अधिनियम पूछे तो 2005 और शुरुआत पूछे 2 अक्टूबर 2006 में। चकबंदी क्या है? तो चकबंदी का अर्थ क्या होता है? चकबंदी का अर्थ होता है कि जो बिखरे हुए खेत के या जो कृषि भूमि के जो टुकड़े होते हैं उनको एकत्रित करना। तो कृषि भूमि के या भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? चकबंदी। तो भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है? भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम 6वां हिस्सा भूमि दान के रूप में जो गरीबों या जरूरतमंदों को देना बांटना, वो क्या कहलाता है? भूदान। और भूदान की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश से की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये तो मोस्टली है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम SGRY कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया था? इस योजना में 2 योजनाएं शामिल की गई थी,
ग्राम समृद्धि योजना और एक आश्वासन योजना। तो आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मनरेगा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये मनरेगा जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होता है। लेकिन अधिनियम बना था 2005 में। अधिनियम कब बना था? 2005 में। और 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय। 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों में 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना को कार्यान्वित किया गया और 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण देश में नरेगा को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2008 को। फिर इसी योजना के तहत यानी 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया। तो नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब किया गया? मनरेगा। तो ये नाम रखा था 2 अक्टूबर 2009 को। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है। तो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या काम करने का अधिकार की गारंटी देना है। इस योजना जो विश्व की सबसे अधिक रोजगार योजना मानी गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी है? मनरेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की टिप्पणी कीजिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में देखना है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। देखो ये अधिनियम जो बना था 2013 में बना था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 2013 में बना है। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि 2/3 आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति करवाना। तो भारत की जो मुख्य आबादी है उसको 2/3 आबादी जो है उसको खाद्यान्न की आपूर्ति करवाना। यह अधिनियम भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली आदि को कानूनी आधार प्रदान करता है। इस कानून के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रणाली आदि कानून को प्रदान करता है और इस रियायती दर मिलेगा। और गेहूँ का न्यूनतम मूल्य 2 रुपये, चावल का 3 रुपये और मोटे अनाज का 1 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। इसके तहत जो गर्भवती है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये का प्रसव पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चीर प्रशिक्षित भेंट ये किन्होंने दिया? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 1955। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में आयोजित हुआ। निम्न में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? तो इसका आंसर है निकिता क्रुश्चेव। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत ने 1948 में ऑपरेशन फॉलो कूट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत में की? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत भूटान संधि कब हुई? भारत भूटान संधि ये 1949 में हुई। शांति मित्रता की भारत नेपाल संधि कब हुई? तो ये 1950 में। पाक जलडमरू किन देशों के को पता करता है? तो भारत व श्रीलंका को पाक जलडमरू पता करता है। बंडार नायके शास्त्री समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1964। तो बंडार नायके समझौता 1964 में हुआ। कच्छ द्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा? तो इसका आंसर है भारत व श्रीलंका। तो कच्छ द्वीप टापू भारत व श्रीलंका के बीच में जो विवाद का मुख्य कारण रहा। नेक्स्ट है, डियोगो गार्सिया टापू कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। तो डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है।
स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है अमेरिका। तो स्टार वार कार्यक्रम अमेरिका का है और इस कार्यक्रम की जो आलोचना यानी कटु आलोचना भारत के किस प्रधानमंत्री ने की? तो राजीव गांधी के द्वारा। तो राजीव गांधी के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक को छोड़कर बाकी मुद्दों ने भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव पैदा किया? इसका आंसर है रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को छोड़कर। बाकी नवमोरदीप विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है, मोहरू नदी विवाद भी भारत बांग्लादेश के बीच में, और चकमा शरणार्थी भी भारत बांग्लादेश के मध्य, लेकिन रोहिंग्या जो शरणार्थी है वो नहीं। नेक्स्ट है, ग्लाइस्टोन व पेस्ट्रोइस्क की नीति का संबंध किससे है? तो ये मिखाइल गोर्बाचोव। किस घटना का संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है? इसका आंसर होगा कैंप डेविड समझौता 1978। निम्न में से किस मुद्दे ने भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव पैदा नहीं किया? इसका आंसर है क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति। बाकी सभी मुद्दों से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, जैसे सरक्रिक विवाद को लेकर भी भारत पाकिस्तान, सियाचिन विवाद भी और तुलबुल नौ परिवहन परियोजना भी। तो यह सभी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव का कारण है। भारत ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान किस देश से खरीदे? इसका आंसर है रूस से। दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम यानी दिल्ली व लाहौर के बीच में जो 1999 में बस चली थी उसका नाम था सदा ए सरहद। और लाहौर में जो ये बस चली तो उस समय भारत के PM अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह बस चली। नेक्स्ट है, दक्षेस का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का सचिवालय या सार्क भी कह सकते हो। दक्षेस सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो दक्षेस की जो स्थापना यानी इसकी स्थापना 1935 में 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में, तो ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, 123वां समझौता किन देशों से है? तो ये भारत व अमेरिका के मध्य है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? तो ये भारत व चीन के मध्य। किस भारतीय राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी स्थापना तो 1955 में हुई थी बांडुंग इंडोनेशिया में, लेकिन इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था और वो हुआ था बेलग्रेड में। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। भारत ने सन 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण संधि थी। तो भेदभावपूर्ण संधि होने के कारण भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पाक अधिकृत कश्मीर POK से क्या अभिप्राय है? तो ये यानी कश्मीर का वह भाग है जो वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में है, उसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना गया। सिंधु जल समझौता कब और किन देशों के बीच में हुआ? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत व पाकिस्तान के मध्य। दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण पर चीनी प्रतिक्रिया क्या रही? तो चीनी प्रतिक्रिया अक्टूबर यानी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। नेहरू कोटवा वाला समझौता ये 1954 में हुआ था और ये समझौता प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका का व्यवहार जो सुधार करने हेतु किया गया। ताशकंद समझौता कब और इनके बीच में हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ताशकंद समझौता। ये 10 जनवरी 1966 में हुआ था, भारत में पाकिस्तान के मध्य। तो भारत में पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था और भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के थे अयूब खान। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अयूब खान। तो ये ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट है, युद्धपोत राजन्य से क्या आशय है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है युद्धपोत राजन्य। देखो, ये भारत को धमकाने हेतु अमेरिका द्वारा बंगाल की खाड़ी में भेजा गया 7वां जहाजी बेड़ा को युद्धपोत राजन्य के नाम से जाना गया। गुजरात सिद्धांत क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात सिद्धांत ये 1996 में भारत की जो HD देवगौड़ा सरकार के समय विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा बनाया गया और ये पड़ोसी देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, खासतौर पर दक्षिणी एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध बनाने हेतु किया गया। तो ये मधुर संबंध बनाने हेतु किया गया। तो गुजरात सिद्धांत भी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध का परिणाम क्या रहा? देखो, कारगिल युद्ध जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य 1999 में लड़ा गया और भारत ने ऑपरेशन विजय यानी 26 जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत इसमें विजय प्राप्त की और इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस विजय दिवस मनाया जाता है। 3 बीघा गलियारा किन देशों में चर्चा का विषय ना? तो 3 बीघा गलियारा जो है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। तो 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में? तो भारत बांग्लादेश। डोकलाम क्यों चर्चित रहा? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। डोकलाम
जून 2017 में भारत व चीन के बीच में जो सीमा विवाद का कारण बना। मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोतियों की माला। देखो ये हिंद महासागर में चीन द्वारा भारत को घेरने की प्रमुख नीति मोतियों की माला। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है तो देखेंगे। तो भारत की देखो विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता विदेश नीति की वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। तो गुटनिरपेक्षता यानी भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ। तो शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित थी। एक गुट का अगुवा जो था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का जो था वो सोवियत संघ। तो अब भारत अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहता था या क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहता था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति अपनाते हुए गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई। तो कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई। तो ये गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है ये 1955 में बांडुंग सम्मेलन जो इंडोनेशिया में हुआ था, बांडुंग इंडोनेशिया में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ जिसमें बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। और इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। तो बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी 1955 में। इसी यानी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नॉन इगेंडाइन मूवमेंट या नेम की स्थापना में नेहरू की भूमिका प्रमुख रही। और नेम की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के द्वारा की गई थी। और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। सेकंड जो भारतीय विदेश नीति की विशेषता है कि शांति की विदेश नीति है। तो भारत की विदेश नीति एक प्रकार से शांति की विदेश नीति है। क्यों? क्योंकि भारत देश में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारियों की धरती है भारत। इस प्रकार भारत की विदेश नीति एक शांतिपूर्ण विदेश नीति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील सिद्धांत भी भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता। पंचशील सिद्धांत तो ये 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत व चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत जो समझौता किया गया। और पंचशील सिद्धांत की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई द्वारा की गई। तो ये इसके अंतर्गत 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनमें प्रमुख एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता की पारस्परिक सम्मान करना, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये पंचशील सिद्धांत भी भारतीय विदेश नीति की विशेषता। मैत्री व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये भी विशेषता है भारतीय विदेश नीति की। और नेक्स्ट विशेषता है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व प्रजातीय विभेद की विरोध नीति। तो भारत की विदेश जो नीति है वो साम्राज्यवाद की, उपनिवेशवाद की व प्रजातीय विभेद का जो विरोध करती है। निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थन की नीति, ये निशस्त्रीकरण के जो प्रबल समर्थक है उसकी भी जो समर्थन करती है नीति भारत की विदेश नीति। तो नेक्स्ट ये यहाँ पर पूर्व की ओर देखो, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत की विदेश नीति में। पूर्व की ओर देखो, ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय ये नीति अपनाई गई। और इस नीति के तहत भारत अपने पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत कराने पर जोर दिया। तो ये पूर्व की ओर देखो नीति के नाम से जानी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा शरणार्थियों की समस्या से आप क्या समझते हैं? तो चकमा शरणार्थी वेरी इंपॉर्टेंट। चकमा शरणार्थियों की समस्या ये भारत व बांग्लादेश के मध्य तनाव उत्पन्न करती है। तो भारत व बांग्लादेश के मध्य तनाव उत्पन्न करती है चकमा समस्या। और ये यानी पूर्वी पाकिस्तान जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। तो इसके जो बौद्ध धर्म के कुछ जो धर्मावलंबी होते हैं ये बांग्लादेश से भारत में त्रिपुरा, मेघालय जो इन राज्यों में आकर बस गए हैं। और आज भी भारत इनके पुनर्वास को लेकर काफ़ी इस समस्या से पीड़ित है। नेक्स्ट है दक्षेश पर टिप्पणी लिखिए। देखो दक्षेश क्या है? दक्षेश तो इस पर देखना है। तो दक्षेश का गठन, दक्षेश है इसका गठन दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात जो दक्षेश है की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी ढाका बांग्लादेश में। याद रखना दक्षेश या सार्क की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में। और जहाँ पर इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो दक्षेश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ढाका बांग्लादेश में, दिसंबर 1985 में। लेकिन इसमें जो प्रारंभ में 7 सदस्य थे जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे।
लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। तो 8वां सदस्य के रूप में किस देश को बनाया गया? तो अफगानिस्तान को कब? 2007 में। दक्षिण का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसका जो सचिवालय वो कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्रिक और सियाचिन हिमनद विवाद क्या है? तो देखो सर क्रिक व सियाचिन हिमनद जो विवाद है ये भारत व पाकिस्तान के मध्य है। तो भारत व पाकिस्तान के मध्य ये दोनों विवाद है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भूटान की किन परिस्थितियों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 11वां क्वेश्चन है पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं? तो ये पूर्व की ओर देखो नीति जो अपन देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव के समय ये नीति अपनाई गई थी, नरसिम्हा राव। तो वेरी इंपॉर्टेंट नीति। और इस नीति के तहत भारत के जो पूर्व में स्थित जो देश है, दक्षिण पूर्व जो देश है, उन देशों के प्रति भारत ने मधुर संबंध बनाने के लिए या सुधार करने के लिए ये नीति अपनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बांग्लादेश के उदय होने तक भारत व बांग्लादेश के बीच में विवादित जो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो भारत व बांग्लादेश के बीच में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं वो देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत बांग्लादेश के मध्य, देखो भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो क्या है? 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक 25 वर्षीय मैत्री संधि का समझौता हुआ था। तो इसको मित्रता, सहयोग और शांति की भारत बांग्ला संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संधि कब हुई थी? 1972 में, और 25 वर्ष के लिए संधि हुई थी। लेकिन जो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद का कारण है उनमें एक है न्यू मोर द्वीप। तो न्यू मोर द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में 1970 में उभरा एक छोटा सा निर्जल द्वीप है। तो इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। तो क्वेश्चन आ सकता है न्यू मोर द्वीप कौन से देशों के बीच में विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट है मोहरू नदी सीमा जल विवाद। मोहरू नदी सीमा जल विवाद ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट है चकमा शरणार्थी की समस्या है। तो चकमा शरणार्थियों की जो समस्या है वो भी भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों में अक्सर तनाव पैदा करती है। ज़्यादातर जो चकमा है वो बौद्ध धर्मावलंबी है। ये मूलतः है पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश के निवासी। जो चकमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेषकर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और असम में शरणार्थी के रूप में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। तो चकमाओं के एक समूह ने शांति वाहिनी नामक बांग्लादेशी शक्तियों के साथ सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। इस संघर्ष ने भारत के लिए शरणार्थियों की संख्या बढ़ा दी है। तो अब भारत इनको पुनर्वास के लिए यानी वादा किया है, और इसी के चलते हुए जो बांग्लादेश ये चकमा शरणार्थी जो बांग्लादेश जाने नहीं चाहते, तो इन्हीं को लेकर है वेरी इंपॉर्टेंट चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। नेक्स्ट है तीस्ता जल समझौता। तो ये 1993 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल समझौता, और ये भी एक प्रकार से अस्थायी समझौता है। नेक्स्ट है फरक्का गंगा जल बंटवारा। तो फरक्का गंगा जल बंटवारा भी भारत व पाकिस्तान बांग्लादेश के मध्य है। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारतीय भूभाग है, और 2011 में बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया गया ताकि बांग्लादेश के जो परिचित भूभाग है वो बांग्लादेश में जोड़ा जा सके। पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार जिले की सीमा पर स्थित 3 बीघा गलियारे पर भारतीय संप्रभुता रहेगी। इस प्रकार 3 बीघा जो गलियारा है वो लेकर भी दोनों के देशों के बीच में विवाद है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं? तो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं, एक तो सरकरी द्वीप, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान में विवाद का कारण है। सेकेंड है सियाचिन हिमनद, इसको लेकर भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। हैदराबाद रियासत जो के नवाब जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, तो इस बात को लेकर भी पाकिस्तान विवाद में। सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1960 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में, और शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में। तो ये भारत पाकिस्तान की प्रमुख विवादित है। फिर है भारत चीन के बीच में तिब्बत के जो दलाई लामा को जब भारत में शरण दी गई तो चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, तो ये विवाद का कारण बना। एक 2017 में डोकलाम विवाद हुआ जो भारतीय सीमा और चीनी सेना जो आमने सामने हुई। फिर अरुणाचल प्रदेश जिसको नेफा के नाम से जाना जाता है, चीन इस प्रदेश पर अपना भौतिक क्षेत्र बताता है, यानी बड़े भूभाग को अपना दावा करता है। फिर हम मेकमोहन रेखा जो भारत और चीन में विवाद का कारण है, और मोतियों की माला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोतियों की माला क्या है?
तो हिंद महासागर में जो भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति है, जो चीन की जो प्रमुख नीति है, उसको मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो विवाद है वो चीन के साथ में है और बाकी ये पाकिस्तान से है। तो ये कक्षा 12th की जो इस पुस्तक के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का वीडियो था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक और शेयर करके बताइए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।